नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मुख्य परीक्षा से संबंधित वर्तमान मुद्दों को पढ़ेंगे जो कि UPSC और अन्य स्टेट PCS मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। पिछले वीडियो में मैंने मेटावर्स टॉपिक को कवर किया था जो कि GS पेपर 3 के साइंस टेक खंड से था। आज का टॉपिक है कृषि का नारीकरण जो कि GS पेपर 1 के भारतीय समाज और GS पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड में कवर होता है। देखिए, इस टॉपिक के सभी आयामों को समेटने की कोशिश की गई है जिससे आपको आंसर राइटिंग करने में काफ़ी आसानी महसूस होगा। तो और अगर यह वीडियो आपको स्लो लगे तो इसे स्पीड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ प्रश्नों को भी शामिल किया है। मैंने 2 प्रश्न शामिल किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जिसका अभ्यास आपको करना है। और देखिए, जो उत्तर लेखन होता है यह एक शैली है। उत्तर लेखन एक शैली है, यानी एक स्किल है, और इसका विकास जो है इसका आप इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि कोई भी स्किल हो वह निरंतर अभ्यास से ही अच्छा होता है, ठीक है। तो आप बिना संकोच किए उत्तर लिखें और इस डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक पर आप शेयर कर सकते हैं अपने उत्तर को, ठीक है। और बिना संकोच किए का मतलब है कि यह नहीं सोचे कि मेरा उत्तर कैसा होगा, क्या होगा। बहुत लोग मतलब दिमाग में आता है कि लिखेंगे तो बहुत अच्छा उत्तर लिखेंगे, मतलब हमको पूरा जानकारी होगा तब हम जाके उत्तर लिखेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये एक तरह का स्किल है और यह आप में धीरे धीरे डेवलप होगा। आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो ही यह और अच्छा होते जाएगा। आप कम इन्फॉर्मेशन में भी अच्छे उत्तर लिख सकेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है कृषि क्षेत्र का नारीकरण, जिसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। तो देखिए कि यह चर्चा में क्यों आया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने 14 जून 2022 को, कब 14 जून 2022 को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के आंकड़े जारी किए गए हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को हम लोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी कहते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इस आंकड़े के अनुसार हमें पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रम बल की भागीदारी 3% से बढ़कर 27.7% हो गई है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि हुई है। और एक अन्य आंकड़ों से पता चलता है, ये तो एक आंकड़ा आपके पास आ गया, और एक अन्य आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में लगभग 33% कृषक एवं लगभग 47% खेतीहर मजदूर महिलाएं हैं। कुल मिलाकर देखें तो 84% ग्रामीण महिलाएं अपने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, ठीक है। तो यह 2 आंकड़े आपके पास हो गए। देखिए, आंकड़े ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपने आंसर लिख रहे हैं तो उस कोई भी बात कह रहे हैं तो उसके साथ आंकड़े देने पर उस बात की सत्यता और उसमें वेटेज, उस फैक्ट का जो आप लिखे हैं उसका वेटेज बढ़ जाता है। इसलिए आंकड़े ज़रूरी होते हैं। अब देखिए कि अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या है कृषि क्षेत्र का नारीकरण, अगर ये इससे आप क्या समझते हैं, क्या है कृषि क्षेत्र का नारीकरण। तो यह जो है कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, ठीक है, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को ही कृषि का नारीकरण कहा गया है। और देखिए कि महिलाओं को अब चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, तो अब जो नीतिगत पहल है, सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, उनमें महिलाओं को केंद्र में रखना आवश्यक हो गया है, ठीक है।
तो अब अगला टॉपिक यानी कि अगले पॉइंट पे चलते हैं कि क्या कारण है, जो भारतीय कृषि के नारीकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट पे आता है प्रवासन, ठीक है, प्रवास या पलायन। तो आप देखिए कि अक्सर जो ग्रामीण परिवेश होता है, ग्रामीण पुरुष जो होते हैं वो रोजगार और बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में प्रवास कर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि फिर ग्रामीण में जो कृषि गतिविधियां हैं, उनके प्रवास करने के पश्चात कृषि गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती है, ठीक है। जो वहाँ पर उनके जो खेत होते हैं उसमें महिलाएं ही संलग्न हो जाती हैं। तो जनगणना 2001, यहाँ पर भी इसका एक डाटा देख लीजिए कि जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 33.7% जो ग्रामीण 33.7% ग्रामीण पुरुष जो है रोजगार अवसरों के लिए प्रवास करते हैं, एक आंकड़े के अनुसार, ठीक है। एक तो हमारा इसका प्रमुख कारण में से एक कारण हो गया पलायन या प्रवास, यानी कि रोजगार के बेहतर अवसर के तलाश में पुरुष जो है वो बाहर निकल जाती हैं और गांव में जो महिलाएं रह जाती हैं वो कृषि क्षेत्र में संलग्न हो जाती हैं। दूसरा है महिलाओं की गतिशीलता कम होती है, जो महिलाओं की, ठीक है, कम होती है। और यह जो है एक तरह से देख लीजिए कि ये सामाजिक मानदंड भी है। सामाजिक मानदंड के कारण महिलाएं प्राय गाँव में ही रहती हैं, यानी कि वह बाहर कहीं कमाने तो नहीं जा सकती, कमाने नहीं जाती हैं, इसलिए वे क्या होते हैं कि कृषि कार्यों में संलग्न हो जाती हैं, उनके पास कोई और उपाय रहता भी नहीं है। और दूसरा देखिए कि सामाजिक, सांस्कृतिक व पितृसत्तात्मक मानदंड जो कह सकते हैं आप कि उन्हें गैर कृषि कार्यों जैसे कि अन्य कार्य हो गए, जैसे ईंट भट्टा हो गया या फिर और कोई अन्य कार्य हो गए जो कि कृषि से संबंधित नहीं है, तो वहाँ पर शामिल होने से रोका जाता है। अगर कोई महिलाएं ऐसे करती हैं जैसे ईंट भट्टा हो गया या फिर अन्य कोई लेबर वाला जो काम हो गया, तो उन्हें अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है श्रम प्रधान कार्यों के लिए प्राथमिकता। देखिए कि महिलाओं को विनम्र और मेहनती माना जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो श्रम प्रधान कार्य होता है, जो जिसको हम लोग कहते हैं महीनी काम, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाता है। जैसे आप चाय बागान में देखिएगा तो चाय की जो पत्तियां टूटती हैं उसमें मुख्यतः महिलाएं ही शामिल होती हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर धान रोपाई जब होती है तो धान रोपनी के समय मुख्यतः महिलाएं ही रोपती हैं। इसके बाद जो फसल की बुनाई या गुड़ाई होती है उसमें भी महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगला पॉइंट है कम उत्पादन लागत। देखिए जो महिलाओं को ये एक मुद्दा ही है कि महिलाओं को असमान वेतन मिलता है, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है। और महिलाएं भी कई बार क्या होती है कि वेतन और अनियमित कार्य जो है वो कम वेतन और अनियमित कार्य भी स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें काम पर रखना और हटाना आसान होता है, वो ज़्यादा विरोध नहीं करती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उत्पादन लागत है, किसी भी चीज़ का जो उत्पादन होता है और उसमें जो लागत आता है वो क्या होगा, कम होगा। तो कम उत्पादन लागत के लिए भी महिलाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। तो ये हम लोग प्रमुख कारण में 4 पॉइंट देखे। प्रवासन, महिलाओं की गतिशीलता जो है वो कम होती है, श्रम प्रधान कार्यों में प्राथमिकता दिया जाता है और इससे कम उत्पादन लागत होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि यह प्राकृतिक खेती में, ठीक है, प्राकृतिक खेती में महिलाओं की भागीदारी
एक समग्र लाभ की स्थिति होती है। तो कैसे समग्र लाभ की स्थिति होती है, इनके बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि ये जो महिलाएं हैं प्रभावशाली प्राकृतिक खेती करती हैं। सबसे पहली बात कि प्राकृतिक खेती क्या होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। तो प्राकृतिक खेती से तात्पर्य है कि जिसमें प्राकृतिक आदानों यानी कि इनपुट्स का प्रयोग किया जाता है। अब प्राकृतिक इनपुट्स यानी कि आदानों का प्रयोग से मतलब है कि पारंपरिक बीजों का उपयोग करना, प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करना, ठीक है, और मौसम के अनुकूल कृषि करना। तो यह प्राकृतिक खेती है। तो इसमें यह महिलाएं प्रभावशाली प्राकृतिक खेती कैसे करती हैं। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के पास सीमित संसाधन होती है, ठीक है, सीमित संसाधन होती हैं, तो उन्हें प्राकृतिक खेती का अनुभव ज़्यादा होता है, ठीक है। अक्सर गांव में जो महिलाएं होती हैं वह अपने परिवार के लिए पारंपरिक साग सब्जी उगाती हैं, ठीक है, इसलिए भी उन्हें अनुभव ज़्यादा होता है। दूसरा है पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा। महिलाएं ही अधिकांशतः अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं, ठीक है, और इसलिए भी वे अपने बच्चों के पोषण हेतु प्राकृतिक उत्पादों के महत्व को भली भांति समझते हैं। वे अपने घर के आसपास मौसमी साग सब्जी उगाती हैं जिनसे पोषण युक्त खाना प्राप्त हो सके, ठीक है, और इससे भी मतलब वह प्राकृतिक उत्पादों के महत्व को समझती हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वे खाद्य सुरक्षा में, पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं अपने घर में जो साग सब्जी उगाती हैं, अगर थोड़ी वृहत मात्रा में उगाई हैं, तो अगर सरप्लस होता है उनके पास तो वे बाज़ार में जाके उन्हें बेच आती हैं। तो प्राकृतिक खेती से उनकी आय वृद्धि होती है, ठीक है, आय में वृद्धि होती है, और जब आय में वृद्धि होती है तो निर्णय क्षमता में भी वृद्धि होती है। निर्णय, हमारे पास पैसा है, अगर पैसा आया तो हमें दूसरे के पास कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें कुछ भी चीज़ ज़रूरत लगता है तो वो हम खुद से कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है, और जब निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है तो स्वास्थ्य और पोषण में भी सुधार होता है, ठीक है। तो देखिए, यह एक उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं APCNF। ये APCNF क्या है? यह इसका फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल, यानी कि आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती सुधार। यह प्राकृतिक खेती से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है। यह क्या करती है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनमें मौजूदा संस्थागत जो मंच का उपयोग कर सामाजिक जुड़ाव, सामूहिक कार्रवाई, सामुदायिक शिक्षा, सामुदायिक विपणन जो होता है, व्यापार होता है, उनमें महिलाओं को संलग्न किया जाता है, जो प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम का विस्तार करने और उनको बनाए रखने के लिए, ठीक है, और मतलब उन्हें सतत बनाए रखने के लिए में सहायक होते हैं, ठीक है। तो यह आप इसका APCNF का उदाहरण दे सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता प्रबंधन। जैव विविधता प्रबंधन और संवहनी कृषि में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ठीक है। अपने आसपास जो है वे पेड़ पौधे और जो प्राकृतिक साग सब्जी हैं, ठीक है, उनके महत्व को चूँकि ये जानते हैं, तो इसलिए जैव विविधता का भी प्रबंधन होता है। और संवहनी कृषि से यहाँ तात्पर्य है कि संवहनी से यहाँ सतत कह सकते हैं, सतत संवहनी कृषि से यहाँ पर मतलब है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों के जो आधार हैं उनको खतरे में डाले बिना
मौजूदा पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना। तो यह भी एक इस संवहनी कृषि का यह मतलब है। तो चूँकि हम लोग सब कुछ प्राकृतिक तौर तरीके से होता है, इसलिए भी महिलाएं जो हैं संवहनी कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे है, देश के सतत विकास एजेंडे को भी यह सहयोग पहुंचाती हैं। कैसे? तो सतत विकास में जैसे गरीबी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि यानी कि सतत कृषि कह ले, इसी को संवहनी कृषि भी कहा जाता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो इस तरह से कई मुद्दे हैं जिनमें यह सतत विकास के कई ऐसे एजेंडे हैं जिसमें महिलाएं इनको बढ़ाती हैं, सहयोग करती हैं देश के सतत विकास एजेंडे को पूरा करने में। तो यह 5 पॉइंट आप देखें। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चुनौती है पितृसत्तात्मक समाज। और इस पितृसत्तात्मक समाज के कारण महिलाओं को मालिकाना हक प्राप्त होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उन्हें मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। वे क्या हैं कि मुख्यतः पारिवारिक देखभाल और खेतिहर मजदूर बन के रह जाते हैं। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को प्रजनन और पारिवारिक देखभाल कार्यों के लिए ही उत्तरदायी माना जाता है। उन्हें मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। और पुरुषों के पलायन के बाद उन्हें पारिवारिक देखभाल के साथ साथ खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य, अगर आप अगर मालिक नहीं हैं किसी खेत के और उसमें आप काम कर रहे हैं, तो एक तरह से खेतिहर मजदूर के रूप में ही आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आप परिवार के साथ साथ खेतिहर मजदूर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यह एक पॉइंट है पितृसत्तात्मक समाज। इसके बाद है भूमि अधिकारों का अभाव। लगभग इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि पितृसत्तात्मक जो मानदंड है उसमें महिलाओं को विरासत नहीं दिया जाता है। विरासत में जैसे कि पिता है, पिता का जो ज़मीन है उसके बाद उसके बेटे को मिलेगा, इसमें महिलाएं नहीं आती हैं। महिलाओं को अगर विरासत में दिया जाता है तो इसका विरोध होने लगता है। तो सरकार किसी व्यक्ति को किसान, और इसमें और एक भी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सरकार जो है किसान माने जाने के लिए भूमि के स्वामित्व को आवश्यक मानती है। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होता है कि महिलाएं किसानों के लिए जो बनाई गई सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं उठा पाती हैं, क्योंकि वे भूमि के स्वामित्व को तो उनको मिलता नहीं है। और जब भूमि का स्वामित्व नहीं मिलता है तो वे किसान नहीं कहला पाते हैं। और जब किसान नहीं होते हैं तो किसान सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए योजनाएं चलती हैं वो उनका लाभ नहीं उठा पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि लघु भूमि जोत। देखिए कि अगर एक तो ज़मीन मिलती नहीं है, और अगर ज़मीन मिलती भी है तो वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, सीमांत जोत की श्रेणी में आती है। वह भूमि जोत जो है वो छोटी और सीमांत जोत की श्रेणी में आती है। और लगभग 90% जो महिलाएं हैं जो भी भूमि मिलती है, भूमि जोत मिलती है, एक तो मिलती नहीं है और जितने भी मिलती हैं उसमें से 90% महिलाओं के पास छोटी और सीमांत जोत की श्रेणी की ज़मीनें होती हैं। इससे क्या होता है कि जो सरकार बड़े किसानों के लिए जो लाभ देती है उन लाभों से वंचित हो जाती हैं महिलाएं, क्योंकि उनके पास छोटी जोतें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चुनौती है कि देखिए ये मानसिक स्वास्थ्य की भी समस्याएं होती हैं। आप देखिए कि अगर प्रवास के कारण सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो महिलाओं पे आ जाती हैं। फिर पति पत्नी अलगाव और घरेलू जिम्मेदारी में वृद्धि, इन सब से उनकी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आप यह देख सकते हैं, यह 4 पॉइंट
आप ध्यान में रखिए चुनौतियों में। इसके बाद पॉइंट आता है कि सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया है। तो सरकार के द्वारा देखिए कि महिला किसान सशक्तिकरण योजना है, जिसमें कि जो वर्तमान स्थिति है उसको सुधारने और अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है इस योजना के तहत। और महिला जो स्वयं सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है, और यह जो है कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। और जेंडर बजटिंग की भी बात की गई है, जिसमें बजट आवंटन का लगभग 30% जो है वो महिलाओं को जाता है। यह आप डाटा ध्यान में रख सकते हैं कि सभी चालू जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं और विकास गतिविधियों में महिला लाभार्थियों के लिए जो बजट आवंटन होता है उसका कम से कम 30% उसका निर्धारित किया गया है। तो ये सरकार के द्वारा उठाए कदम हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं वे फॉरवर्ड कि आगे और क्या किया जा सकता है। तो आगे और क्या इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो नीति निर्माण है, नीति निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, उसमें महिलाओं को मुख्य केंद्र बिंदु पर रखना चाहिए। और जो सेवाएं दी जाती हैं वह महिला केंद्रित सेवाएं हैं, और सेवाओं का विस्तार होना चाहिए। और भूमि के स्वामित्व में महिलाओं की स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अलावा जो और भी अन्य वैकल्पिक आर्थिक अवसर हैं उनको भी मजबूत करना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में जो अगर कह सकते हैं कि नागरिक समाज की जो भूमिका है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह से हम लोग इसे और भी अच्छे से कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो यह पूरा आर्टिकल था कृषि क्षेत्र का नारीकरण। ठीक है। यह जो है बहुत पहले से मतलब करंट इशू में चलता आ रहा है, और मेरे ख्याल से यह आगे भी यह मुद्दा करंट में आते रहेगा। इसलिए मैंने इसके लगभग सभी डायमेंशन को कवर किया है। अब आप यह 2 प्रश्न जो है, इस 2 प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में मैं आपको एक बताना चाहूँगा। पहला जो प्रश्न है कि कृषि के नारीकरण की परिघटना से आप क्या समझते हैं, इसके निहितार्थ क्या हैं, विश्लेषण करें। देखिए, इसमें विश्लेषण करें है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या मतलब होता है विश्लेषण करें का। विश्लेषण से है कि इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसमें आता है वी स्लेश, मतलब वी जोड़ स्लेश जोड़ नौ। ठीक है। वी का मतलब है कि किसी भी चीज़ को अलग अलग करना। स्लेश का मतलब होता है चिपका हुआ, गुथा हुआ। ठीक है। और अंत में जो नौ आता है, नौ, उसका मतलब होता है प्रक्रिया। तो विश्लेषण का मतलब है कि किसी भी पार्टिकुलर चीज़ में जितना भी चीज़ें छुपी हुई हैं, गुथा हुआ है, अगर कॉम्प्लेक्स है, उसको अलग अलग करना। ठीक है। अलग अलग करना। और इसके लिए सिंपल सा है कि आप बताइए कि जो क्या, क्यों, कैसे और उसके अन्य जो डायमेंशन हैं उन सब को अच्छे से आप अपने आंसर में एक फ्लो के साथ रिप्रेजेंट करें। तो आई होप यह आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।